हमारे पास में कुछ सर्कुलर्स हैं जो सेक्शंस हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड। पहले हम इनको देखेंगे कि सर्कुलर्स क्या कहते हैं। ये अमेंडेड हैं तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास में बोला जाता है प्रोविजन। किससे किससे जुड़े हुए हैं ये सर्कुलर्स? सर सेक्शन 194O और 206C से। ठीक है, तो ये बोला गया कि सेक्शन 104O और 206C1H जो हैं सेक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ये दोनों क्या हैं, ये कौन से हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। बोला जाता है कि अगर ट्रांजैक्शन है सिक्योरिटीज या कमोडिटीज के अंदर जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की गई थी, या फिर कोई ट्रांजैक्शंस हैं इलेक्ट्रिकल या फिर रिन्यूअल ऑफ एनर्जी सर्टिफिकेट या फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो कि पावर एक्सचेंज के थ्रू की गई थी, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस हमारे इन दोनों सेक्शंस के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप कहेंगे पावर एक्सचेंज क्या होता है। ये पावर एक्सचेंज इस तरीके से होता है जैसे हमारे पास में कमोडिटीज और सिक्योरिटीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, ऐसे ये पावर सप्लाई सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की सेल और परचेज एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी क्या नाम है ट्रांजैक्शन होती है वो पावर एक्सचेंज में होती है। ठीक है सर, अब यहाँ पे लिखा गया है, ये एग्जांपल देखिएगा हमारे पास में क्या कहता है कि मिस्टर एक्स ने परचेज किए थे 5000 शेयर्स XYZ फाइनेंस लिमिटेड के। ठीक है जी, 1500 रुपए ईच के। ठीक है, थ्रू डायरेक्ट ब्रोकर से और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है सर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है ये। ठीक है जी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने ये डीलिंग की थी। तो इस डीलिंग के ऊपर जो है हमारा ना ही सेक्शन 194O और ना ही सेक्शन 206C1H जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक सर, अच्छा यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में है, ध्यान से देखिएगा कि अगर लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपसे पूछता है ना आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कौन सा गेटवे आप यूज करना चाहते हैं, एसबीआई का यूज करना चाहते हैं, यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई चीजें बेची अमेजोन के थ्रू और मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूं गेटवे ऑफ एसबीआई से। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी आप जो है मुझे पेमेंट कर सकते हैं एसबीआई के थ्रू। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कहते हैं, यहाँ पे इसके लिए रूलिंग है हमारे पास में, और वो रूलिंग क्या कहती है, वो सर्कुलर क्या कहता है, कहता है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने यानी कि अमेजोन ने, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने यानी कि अमेजोन ने बायर का टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो कोई जरूरत नहीं है पेमेंट गेटवे वाली कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करने की, प्रोवाइडेड उसने अंडरटेकिंग ले ली हो ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजोन से कि टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है। अब आप पढ़िएगा इसको एक बारी, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। द पेमेंट गेटवे need not to be required to deduct tax under section 194O if tax has been deducted by e-commerce operator under section 194O। यानी कि इस केस के अंदर हमारे पास में जो ये पेमेंट गेटवे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के अंदर भी यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एबीसी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, एबीसी एक कंपनी है, थ्रू पेमेंट गेटवे ऑफ एसबीआई। ठीक है, इन दिस केस एसबीआई गेटवे नीड नॉट टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ एबीसी कंपनी प्रोवाइडेड एसबीआई गेटवे टेक्स एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम अमेजोन दैट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। बात समझ में आई जी? सेकंड पॉइंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यस सर, आगे। ओके जी, अब सुनिएगा जरा इसके ऊपर ध्यान से, ये थर्ड पॉइंट हमारे को क्या कहता है।
थर्ड पॉइंट हमारे को ये कहता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी 194 ओ के ऊपर ही है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए ये जितने भी 194 ए के से रिलेटेड सर्कुलर्स है ना, ये क्या है, ये 194 ओ के सर्कुलर्स उन लोगों के लिए हैं जो कि अपनी सेल करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो अब हमारे पास में इस लाइन के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं। लेट्स से एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, आपने नाम सुना होगा। मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस ने policybazaar.com पे जाकर के अपने को लिस्ट करवा लिया, यानी कि अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो अपनी पॉलिसी बेच रही है। किसी पर्सन ने उनकी पॉलिसी परचेज कर ली, किसी पर्सन ने उनकी पॉलिसी परचेज कर ली, ठीक है सर। अब इस केस में जो policybazaar.com है यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो क्या करता है सर, टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है किससे, अपने जो क्या नाम है कस्टमर है उससे, जिसने भी क्या नाम है पॉलिसी खरीदी थी। अब हम ये कहते हैं कि सब्सीक्वेंट ईयर्स के अंदर क्या होगा। सब्सीक्वेंट ईयर के अंदर मान लो मैंने इस साल एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, मैंने policybazaar.com पे गया और मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैंने परचेज कर ली, ठीक है सर। जब परचेज की तो कुछ अमाउंट पे किया होगा, उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस लग गया, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्सीक्वेंट ईयर्स आएंगे, अब सब्सीक्वेंट ईयर्स में मुझे दोबारा से policybazaar.com पे जाने की जरूरत नहीं है अपना प्रीमियम पे करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास में मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस का डायरेक्ट लिंक है। तो मेरे सर्कुलर्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने सब्सीक्वेंट पेमेंट की है तो policybazaar.com उसका टीडीएस नहीं काट सकती। सर टीडीएस कैसे काटेगी, जब वो पेमेंट ही इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो टीडीएस काटने का मतलब ही नहीं है। हाँ, इस सर्कुलर में एक बात और लिखी हुई है, ये बोला गया है कि इंश्योरेंस कंपनी जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था ना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी ना, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वो अगर कोई कमीशन दे रही है इंश्योरेंस कंपनी क्या नाम है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जो कि था policybazaar.com, अगर उसको कोई कमीशन पे कर रही है तो उस कमीशन के ऊपर जो है वो टीडीएस काट सकती है, ठीक है जी। यहाँ पे दो चीजें हैं, सबसे पहले साल में, एक बार फिर से सुन लो, सबसे पहले साल में policybazaar.com, हाँ सर मेरा टीडीएस काट सकता है। सब्सीक्वेंट ईयर में सर मैं उससे डील ही नहीं कर रहा, वो कैसे काटेगा, अब तो मैं अपनी कंपनी को डायरेक्ट डील कर रहा हूं, ठीक है सर, तो उस टाइम पे भी नहीं काट सकता वो मेरा। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसी के अंदर थर्ड पॉइंट, मतलब ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास में और उसी के अंदर थर्ड पॉइंट, पहले दो पॉइंट मैंने समझा दिए, थर्ड पॉइंट के अंदर कमीशन से रिलेटेड पेमेंट का जिक्र किया गया। उसके अंदर क्या कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने policybazaar.com को यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को कमीशन दी होगी तो उसके ऊपर वो क्या कर सकती है, उस पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। तो इस सर्कुलर के अंदर तीन अलग अलग बातें बोली गई हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, इट इज प्रोवाइडेड दैट इन ईयर सब्सीक्वेंट टू फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल को छोड़ करके, if insurance agent has no involvement in the transaction between insurance company and the buyer of insurance policy, he would not be liable to deduct tax under section 194O for those subsequent years, ठीक है सर। However, the insurance company shall be required to deduct tax on commission payment if any made to इंश्योरेंस एजेंट यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर दो सब्सीक्वेंट ईयर्स। अच्छा जी, अब इसी चीज को जो मैंने बोला था यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू policybazaar.com. Suppose in current year policybazaar.com collected insurance premium of 5 crore for first year of for insurance company, that is Max Health Insurance. In this case, policybazaar.com required to deduct TDS of
MHI यानी कि मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब्सिक्वेंट ईयर policy holder directly pay premium to max health insurance, then policybazaar.com need not to deduct TDS। यानी कि 2 पॉइंट कवर हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट, however max health insurance can deduct TDS on commission paid to policybazaar.com under section 194O, on which on what amount? On the amount paid by company to e-commerce operator, that is policybazaar.com as a commission। ओके जी, क्लियर है ये? सर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले ही साइन कर दिया था बेटा, कॉपी में जरूर लिख लेना इसको। अच्छा सर, अब बारी आती है हमारे पास में सर्कुलर की, सर्कुलर नंबर 4 की। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर बोला गया है सर हमारे पास में डिफरेंट केसेस है, यानी कि ये है हमारी सेल ऑफ मशीनरी से रिलेटेड। हमारे पास में एक सेक्शन था ना सेल ऑफ मशीनरी का, ठीक है जी, उससे रिलेटेड है यहाँ पे कि अगर हम सेल ऑफ मशीनरी करते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था 10 लाख से ऊपर की, अगर हम मशीनरी बोल रहा हूं मैं, बार बार मशीनरी बोल रहा हूं मैं, मोटर कार बोलना चाहिए था, ठीक है, तो मोटर कार वाले से रिलेटेड है। ठीक सर, एक बारी इसको जरा पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए, क्या मतलब, वो तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, अलग अलग बातें क्या लिखी हुई हैं यहाँ पे। इस चीज को मैंने एग्जाम्पल के वे में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के वे में लिखा हुआ है क्या, 206C1F एग्जाम्पल है, सेल ऑफ कार हैविंग वैल्यू मोर देन 10 लाख, देन TCS एट द रेट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एट द रेट 1% या 0.75%। ठीक है जी, यानी कि अगर कार जो है वो बेची गई है, मोटर कार बेची गई है, मोटर कार में कुछ भी हो सकता है, मोटर कार के अंदर कुछ भी हो सकता है, जिसकी की वैल्यू थी कितनी, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, तो हमारा TCS कितना कटेगा सर, 1% कटेगा, 0.75। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने 11 लाख रुपए की गाड़ी बेच दी है तो मैं TCS कितने पे लगाऊंगा, बताना सर। 1 लाख पे। बिल्कुल नहीं सर, मैं यही निकलवाना चाहता था मुंह से। सर वो जो आपको मिसकंसेप्शन हुई है ना, वो 5 लाख वाले सेक्शन के साथ में हो गई है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, मैं यही निकलवाना चाहता था मुंह से, वो 5 लाख वाली लिमिट के साथ में आपको मिसकंसेप्शन हो गई है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, चाहे आप लास्ट क्लास दोबारा से देख लेना। तो हम क्या कहते हैं सर, हमारे पास में ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है सर कि हमने जो है अपने पास में ये सेल ऑफ कार की है जिसकी की वैल्यू जो है मोर देन 10 लाख है, तो TCS 1% या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो हमने बोला था 14 मई से लेकर के 31 मार्च तक, उसमें कितना लगेगा, 0.75 लगेगा। ठीक है, और 20C1H क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स इफ एग्रीगेट वैल्यू इज मोर देन, ध्यान से देख लेना दोनों सेक्शंस को अच्छे से, यहाँ पे बोला गया है 206C1H के अंदर क्या बोला गया, ये दोनों सेक्शन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या बोला था सेल ऑफ गुड्स इफ एग्रीगेट वैल्यू इज मोर देन 50 लाख इन प्रीवियस ईयर बाय द सेलर, जिस सेलर की टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो प्रीवियस ईयर के अंदर। तो ये दोनों सेक्शन एकदम क्लियर होने चाहिए सर आपको। यहाँ पे हमने क्या कहा, सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कार है। 10 लाख से ऊपर होगी, 10 लाख से ऊपर होगी तो TCS कटेगा, ठीक है जी। और अगर अब अगले सेक्शन में हम क्या कहते हैं कि अगर हमने चीजें बेची, अब वो चीज सोच सकते हो मोटर व्हीकल भी तो हो सकता है ना, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ऊपर है इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट्स को लेकर के, तो हम क्या कहते हैं, सेलर की टर्नओवर चेक करेंगे 10 करोड़ से ऊपर थी क्या प्रीवियस ईयर में,
तो हमारे पास में ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और इस केस में मान लो अगर 70 लाख रुपए का सामान उसने बेचा है तो 70 में से 50 माइनस करेंगे और रिमेनिंग 20 लाख को के ऊपर टीसीएस लगाएंगे। यहां पे है वो। ठीक जी। अच्छा जी, तो ये दोनों को पहले तो रिवाइज कर लिया हमने। अब इसके अंदर कभी एक कभी चीज पूछनी थी, अब बोलो बेटा, बोलो, थोड़ा तेज बोलो। ये जो मोटर व्हीकल वाला है इसमें आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि टीसीएस ऑन अमाउंट एक्सेस ऑफ 10 लाख ओनली। तो सर ये मैं कंफ्यूज हो गई उसमें, मतलब क्यों नहीं होगा फिर? क्या जी, क्या? तो ये अभी आपने बोला ना कि अगर 11 लाख की सेल करते हैं तो उसमें मतलब हाँ, उस पे सिद्धांत ने टीसीएस। बताया, सिद्धांत ने बोला ना अभी। सर फिर आपने बोला कि वो गलत है, पर सर आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि टीसीएस ऑन अमाउंट एक्सेस ऑफ 10 लाख ओनली। तो सर फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि क्यों। हाँ, यस मेरी सर, बात तभी मैंने बेटा। बोला। हाँ बेटा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो मैंने इस चीज को बोला। देखो मैंने ना ये बात बोली थी यहाँ पे। अभी भी देखो यही चीज लिखी हुई है, अभी भी ये चीज लिखी हुई है। कार हैविंग वैल्यू मोर देन 10 लाख देन टीसीएस 1%। और मैंने ये भी बोला था कि इसकी सिंगल ट्रांजेक्शन देखेंगे, अलग अलग ट्रांजेक्शंस को देखेंगे। यानी कि अगर हमने 3 गाड़ियां बेची हैं तो तीनों की अलग अलग देखेंगे, एग्रीगेट नहीं देखेंगे। यस सर, पर per ट्रांजैक्शन। transaction. है ना? क्या नाम है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। अब मैं Yes, आपको यही बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे ये 10 लाख की ना लिमिट नहीं है मेरे बच्चों। यहाँ पे ये 10 लाख रुपए की कोई लिमिट नहीं है, सीधी सी बात है। अब तुम देख लो, अगर पहले अगर नहीं भी समझ में आया था कोई बात नहीं। ये देखो, मैंने कार बेची 8 लाख रुपए की, सर टैक्स टीसीएस नहीं लगेगा। मैंने कार बेच दी सर 10 लाख रुपए की, टीसीएस नहीं लगेगा। सर मैंने कार बेच दी 11 लाख रुपए की, सर टीसीएस लगेगा ऑन 11 लाख। बस अब तो समझ में आ यही, गया? नहीं सर कंफ्यूज मैं अभी हुई क्योंकि लास्ट क्लास में आपने एग्जाम्पल भी लिखवाया था कि अगर 11 लाख की बेची है तो सिर्फ 1 लाख पे टीसीएस लगेगा। ऐसा लिख दिया था हमने वहां पे। यस सर, तभी तो यस कंफ्यूज सर। हुई, अभी कंफ्यूज हुई, उस टाइम समझ आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। मुझे लगा कि ऐसा मैंने एग्जांपल नहीं बोला। ठीक है, चलो अब इसको इसको फाइनल मानना, इसी को ठीक मानना। हो सकता है कि मैंने शायद ऐसा लिख दिया हो, वैसा होना तो नहीं चाहिए। चलो खैर, अच्छा चलो, ध्यान देना। हो सकता है भाई, हो सकता है इंसान गलतियों का पुतला है। हो सकता है मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल रश ऑफ ब्लड के अंदर, मैं तो इसको वही बोलूंगा, बना दिया हो, लिख दिया हो, गलती से 11 की जगह 1 लाख के ऊपर टीसीएस लगा दिया हो। चलो ये भी बढ़िया हो गया कि आज हम इस सर्कुलर को पढ़ रहे थे तो ये चीज सामने आ गई। ठीक है जी, जो बच्चा फर्स्ट क्लास देखेगा वो सेकंड भी देखेगा, ठीक कर लेगा उसको। अच्छा जी, चलो अब समझ में आ गया, अब क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, अब क्लियर हो गया। yes, यस sir. सर। अब ना यहाँ पे ना दो बातें बोली जा रही हैं। ये तो है कार वाले के लिए, मोटर व्हीकल के लिए स्पेसिफिक, और यहाँ पे व्हीकल हो सकता है, हो सकता है ना, गुड्स हो सकती है ना व्हीकल, बिल्कुल हो सकती है सर। क्या पता वो जो कंपनी हो वो मारुति सुजुकी हो, तो उसके लिए तो गुड्स ही है ना? तो बस अब इसी चीज को हम लोगों ने देखना है। ये देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने एक, तो यहाँ पे दो चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं। एक में तो हमने बोल दिया 1F और दूसरा है 1H। 1F के अंदर क्या कहता है कि 10 लाख से ऊपर होगा तो टीसीएस लगेगा, और 1H में क्या कहता है कि एग्रीगेट वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा होगी प्रीवियस ईयर में, उस दुकानदार की, उस डीलर की जो कि 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर रखता है, तो वो टीसीएस काट सकता है। ठीक है जी, तो वो टीसीएस काट सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हमारे पास में कितना है, 1% ही है, इसको मैं लिख देता हूं, एट द रेट 1%। ठीक है जी, 1% और 0.75% एज द केस में भी। यहाँ पे वो वाली डेट को कंसीडर कर लेंगे जो हम बोलते आए हैं आज तक। कौन सी? एक क्या नाम है, 14 मई से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, 14 मई 2020 से 31 मार्च 2031 तक। ठीक है सर, अब एग्जाम्पल देखो।
बोलता है सिंह मोटर है जो कि ऑथराइज्ड डीलर है, ये बोला गया ऑथराइज्ड डीलर है, ठीक है जी। इसकी टर्नओवर जो है वो 45 करोड़ है इन प्रीवियस ईयर। हमारे को टर्नओवर कितनी चाहिए हुई होती थी 50 सर? लाख हमारे को चाहिए होती थी 10 करोड़, और यहाँ पे 10 तो ये भाई साहब काफी आगे जा चुके हैं 10 करोड़ से, ये 10 करोड़ से काफी आगे जा चुके हैं, है ना जी। तो 10 करोड़ से आगे चले गए, यानी कि हमारे कान अपने आप खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ सर यहाँ पे कुछ फंसने वाली बात हो सकती है। चलो जी चलते हैं आगे। अब फर्स्ट केस, उन्होंने ना मिस्टर एक्स को, किसने, सिंह मोटर ने सेल की एक कार की जिसकी वैल्यू थी सर 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस। बोलो सर, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई। तो क्या कहता है आपका मन, क्या कहता है? बोलो सर, इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगना चाहिए? इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगना चाहिए? क्या इसके ऊपर 206C1F लगना चाहिए या 206(1H) लगना चाहिए? बोलो। सर 1F लगना चाहिए। अच्छा चलो मैं ना दोनों लिख लेता हूं, 206C1F, ठीक है जी, और दूसरा 206C1H। चलो दोनों ही लिख लिए। जरा एक बार पढ़ लें, 206C1F क्या कहता है? वो कहता है कार की वैल्यू है ना 10 लाख होनी चाहिए। क्या कार की वैल्यू 10 लाख है? नहीं सर, कार की वैल्यू तो 8 लाख है, तो ये तो बाहर हो गया, ये तो बाहर हो गया, ठीक है जी। 206C1H क्या बोलता है? आ जाओ सर इसको भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि इस सेलर की टर्नओवर जो है वो होनी चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा। हाँ, ये वाली कंडीशन इसने पूरी कर दी, 45 करोड़ है, लेकिन इसकी एग्रीगेट सेल्स कहीं भी केस 1 के अंदर तुम्हें लग रही है 50 लाख से ऊपर जा रही है? नो सर। बताओ, ये वाली कंडीशन कहीं पूरी हो रही है क्या? नो सर। नो तो सर। सर ये भी बाहर हो गया। बात समझ में आई? यस सर। तो ये Yes, sir. आंसर जो 1 है वो क्या कहता है? वो कहता है ना ही 1F और ना ही 1H, कोई भी नहीं लगेगा सर इसके ऊपर। ठीक है सर, इसको नीचे की तरफ लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अच्छा जी, चलो अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है हमने ना सेल ऑफ कार की, सेल ऑफ कार्स, नॉट कार बट कार्स, टू मिस्टर एक्स। अब ना ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेम डेट पे की है, तो आप इसको मानो अलग अलग डेट्स पे की है, अलग अलग डेट्स पे की है, और ये कार हमने उनको बेची है सर 70 लाख के लिए। ये कार्स हमने इनको बेची हैं 70 लाख के लिए, ठीक है सर। और एक कार की वैल्यू जो है वो 7 लाख रुपए है, तो यानी कि हमने इनको 10 कारें बेची होंगी। और क्योंकि मेरा क्वेश्चन है तो मैं आपको कह रहा हूं अलग अलग डेट्स पे, ऑन, इसको आप लिख लो, ऑन डिफरेंट डेट्स। बोलो जी, सोचो और सोच करके जवाब दो। तो 1H लगेगा इसमें। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए सर? सबसे पहले तो ना हमारी कार की कीमत 7 लाख है, तो ये 206C1F तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि 10 लाख से ऊपर में होता है। अब पिक्चर में है सर 206C1H। हाँ सर, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन भाई साहब की पहली शर्त पूरी हो गई, 45 करोड़ है इनकी टर्नओवर। हाँ सर हाँ,
और इनकी एग्रीगेट सेल 50 लाख से ऊपर है। हाँ सर, 50 लाख से ऊपर है, 70 लाख है, तो 50 लाख तक तो इनके ऊपर कोई टीसीएस इनको काटने का अधिकार ही, टीसीएस कलेक्ट करने का कोई अधिकार ही नहीं था। अब इनका टीसीएस किस पे लगेगा सर? लगेगा 70 लाख माइनस 50 लाख, इस केस में है 20 लाख। ठीक है जी, एट द रेट 1%, इसके ऊपर लग जाएगा जी। ठीक है जी, बात समझ में आ यस गई? सर, यस Yes, सर। sir. ठीक है जी, आगे चलते। कहते हैं हमने सेल ऑफ कार की थी, कार लिखा है, कार्स नहीं लिखा। 80 लाख रुपए की बढ़िया सी गाड़ी होगी, कोई लग्जरियस कार, टू मिस्टर एक्स। बोलो सर कहां फंसेंगे ये? सर ये तो दोनों ही जगह पे फंस सकते हैं, लेकिन हम इनको फंसाएंगे यस सर, दोनों। 206C1F में। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा। और फिर हमारे पास में फोर्थ पॉइंट है, बोला गया मारुति सुजुकी ने, मिस्टर सिंह मोटर ने नहीं, सिंह मोटर ने नहीं, मारुति सुजुकी लिमिटेड ने सेल किया है सिंह मोटर को कितनी गाड़ियां? सर 300 कार्स। अच्छा जी, कितने के लिए? 18 करोड़ के लिए। ठीक है, ओके। तो अब इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? बोलो बोलो जी, बोलो। सर 1F तो नहीं लग सकता क्योंकि हर गाड़ी की वैल्यू 6 लाख है। यस सर, 1F तो नहीं है। क्या जी, क्या? तो 1F तो नहीं लग सकता। 1F नहीं लग सकता। 300 गाड़ियों की कीमत जरा डिवाइड करके देखना, एक गाड़ी की कीमत कितनी आ गई यहाँ पे? सर 6 लाख आ गई, है ना? हाँ, बस यही पॉइंट था। तो 1F तो भूल जाओ, तो कौन सा लगेगा सर? 1H लगेगा। ठीक है, 1H लगेगा। ठीक, ठीक है जी, ध्यान Yes, ध्यान sir. रहेगा ये। यस सर। 1%, ठीक है सर। तो ये थे हमारे, ये हमारे सर्कुलर थे। अच्छा, अब देखो एक और बात बोली गई है इस सर्कुलर के अंदर, एक और बात बोली गई है। कहते हैं आपका जो ये क्या नाम है, कभी कभी डिस्काउंट्स होते हैं, या कभी कभी तुम्हारे पास में कोई क्या नाम है, टैक्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो कहते हैं कोई भी एडजस्टमेंट्स जो है ना वो अलाउड नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। नो एडजस्टमेंट इज अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि हमारा जो क्या नाम है टैक्स लगना है ना, वो किस पे लगना है? वो सेल्स कंसीडरेशन के अमाउंट पे लगना है। सिंपल है, बस सेल्स कंसीडरेशन कितना है, कितना ड्यू हुआ, और पे विच एवर इज अर्लियर, उस अमाउंट के ऊपर ही हमारे पास में टैक्स जो है वो लगता है। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज क्या कहती है? नेक्स्ट चीज ये कहती है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C1H अप्लाई नहीं होंगे ऑन द कंसीडरेशन, ऑन द सेल्स कंसीडरेशन रिसीव्ड फॉर फ्यूल सप्लाइड टू, किसको? फ्यूल्स सप्लाइड टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं। ठीक है जी, यस सर। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
मैं इतनी देर से बोल रहा था और ये सोच रहा था कि कोई मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। मैंने अभी देखा मेरा माइक ही ऑफ थी। चलो दोबारा से बोलता हूं मैं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, दोबारा से Yes, बोलने sir. जा दोबारा से बोलना पड़ेगा, आज तो सीन हो गया। देखो सर जी, हमें लगा कि आप पहले लिख रहे हो हाँ and आपको Yes, ये sir. लगा जैसा होगा आप कि आप करते हो. पहले Yes, लिख रहे sir. हो, आपको ये लगा होगा कि मैं पहले लिख रहा हूं और उसके बाद समझाऊंगा। होता है, ऐसा भी होता है। चलो कोई बात नहीं, अब समझते हैं, अब समझते हैं। ध्यान देना, वो जो बच्चा बाद में इसको देखेगा वो भी सोचेगा कि भूल गए सर। देखो जी, हम पढ़ रहे हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या कहता है? एडवांस टैक्स कहता है, एडवांस टैक्स का मतलब है कि एडवांस टैक्स मींस टैक्स पेड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम अर्न। यानी कि ये मतलब है जिस साल आप कमाओगे ना उसी साल आप टैक्स पे करोगे। ठीक है। अच्छा, मेरा जनरल रूल क्या कहता है? मेरा जनरल रूल ये कहता है कि मान लो मेरी एक इनकम थी जो मैंने कमाई थी 19-20 के अंदर। 19-20 का मतलब क्या है? 1/4/2019 से शुरू हुआ साल जो 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने अपनी एक इनकम अर्न की। ओके सर, अब रूल ये कहता है कि आप इसका टैक्स जो है 20-21 में पे करेंगे। 20-21 का मतलब पूरा साल नहीं मिलता हमारे को, कुछ टाइम पीरियड मिलता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं ना 1 महीने बाद, लेकिन पूरे दिन नहीं मिल जाते, पूरा महीना नहीं मिल जाता, सिर्फ 15 दिन 10 दिन ऐसे मिलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारे को असेसमेंट ईयर में यानी कि नेक्स्ट ईयर में जो इससे अगला साल है उसका कुछ टाइम पीरियड मिलता है और उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। ये टाइम पीरियड कहां से कहां तक मिला? 1/4/2020 से 31 मार्च 2020 तक, यानी कि कुछ महीने मिले मुझे। ये डेट कुछ और भी हो सकती है, डिफरेंट होती है अलग अलग केसेस में। हम पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर कि ये डेट क्या क्या हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो मोटा मोटा मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को एक साल में इनकम अर्न करनी है और नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना है, ये मेरा जनरल रूल है। अब इस रूल की एक एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन को हम कहते हैं क्या सर? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या कहता है? एडवांस टैक्स ये कहता है कि जिस साल में तुम इनकम अर्न करोगे उसी साल में तुम्हारे को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। यानी कि आप इनकम अर्न कर रहे हो 19-20 में, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 19-20 में ही। ठीक है जी। अब सर बात ये आती है, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं अपना क्या नाम है एडवांस टैक्स जो है, मैं अपना टैक्स जो है वो एडवांस में पे कर दूं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे तो अपनी इनकम ईयर एंड पे ही पता लगती है। तो ईयर एंड पे इनकम पता लगेगी तभी तो टैक्स पे करूंगा, सारी टोटल इनकम को निकाल करके। तो इस चीज के लिए बोला जाता है, इस चीज के लिए बोला जाता है, कहते हैं कि सर अगर आपकी एस्टिमेटेड इनकम जो है ना, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, एस्टिमेटेड इनकम नहीं, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी 10,000 रुपए से ऊपर है, यानी कि आपको ये पता लग जाता है, आपको अगर ये पता लग जाता है कि आपको इस साल इतनी इनकम होने वाली है जिसके ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर जाने वाली है, तो आपकी ये ऑब्लिगेशन है कि आप टैक्स को एडवांस में पे करें। एडवांस में पे करें इसका मतलब क्या है? जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसी साल आप टैक्स पे करें। ठीक है सर, अब ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब सर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ये तो बताओ कि टैक्स कब कब पे करूं मैं, मतलब कौन सी डेट को पे करना है। अब ये तो आपने जनरल रूल के अंदर बता दिया था सर कि ये टाइम पीरियड मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर जब एडवांस टैक्स हमें पे करना है तो क्या 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 हमारे लिए ऑप्शन है, कितने टाइम पीरियड का हमारे को आप टाइम पीरियड देते हो? तो सर इसके लिए हमारे पास है ड्यू डेट्स और साथ ही क्या, अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो क्या क्या ड्यू डेट है? मतलब मान लो मैं बात करता हूं जी 19-20 की, उसी में मैं इनकम कमा रहा हूं और उसी के अंदर मेरे को अपना टैक्स पे करना है। मान लो मेरा टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स जो बनता है वो बनता है जी मान लो 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो मेरे पास में पहली ड्यू डेट आएगी। पहली ड्यू कब आएगी? ड्यू डेट कब आएगी?
सर 1 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक। कौन सी 15 जून? सर प्रीवियस ईयर की, जिसके अंदर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर, ये इंग्लिश वाला प्रीवियस ईयर नहीं है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर का मतलब है जिसके अंदर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं। ईयर इन विच पर्सन अर्निंग इनकम। तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? 15 जून तक अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं, अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। यानी कि एग्जाम्पल में मैंने क्या सोचा था कि 1 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, तो मैं कितना पे कर दूंगा? मेरे को सर 15 जून तक 15,000 रुपए पे करने जरूरी है। ठीक है जी, ये इमेजिनरी आइटम, इमेजिनरी फिगर है। ठीक सर, अगर आगे तक पहुंचते हैं हम, तो हमें अगली ड्यू डेट मिलती है सर अप टू, कौन सी डेट? 15 सितंबर, 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें मुझे अपना पे करना है अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। सर अगर मैं अपना 15,000 पहले ही पे कर चुका हूं, यानी कि 15% पहले ही पे कर चुका हूं, तो अब की बार कितना पे करूंगा? सर 30% पे करूंगा। बात समझ में आई? यस यस सर। सर। है ना? क्योंकि मैंने बोला है, ऊपर देखो अप टू भी तो लिखा है, ये वर्ड लिखे हैं अप टू। अप टू का मतलब क्या है कि अगर आपकी पहली इंस्टॉलमेंट छूट गई है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 45,000 से पे कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऑलरेडी 15,000 पे कर दिए हैं, तो नेक्स्ट मुझे कितने पे करने पड़ेंगे? नेक्स्ट मुझे पे करने पड़ेंगे सर ₹30,000। तो देखो यहाँ पे 45% बन गया ना, क्योंकि मैं 15,000 पहले से पे कर चुका हूं। तो 45 माइनस 15। ठीक है सर। अच्छा, आगे की डेट लिखते हैं जी, अप टू। अब नेक्स्ट डेट आ रही है हमारे पास में 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, और इसमें हमें पे करना है सर 75%। यानी कि अगर ऊपर की 2 इंस्टॉलमेंट भूल गया हूं, तो अब मुझे अपनी टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 75% पे कर देना चाहिए। और अगर मैं पहले पे कर चुका हूं 45% तक, तो अब मैं 75,000, 1 लाख रुपए का 75%, 75,000 में से माइनस कर दूंगा 45,000। तो मेरे पास में कितना बच जाएगा? अब ये 30,000 बच जाएगा ना। यस 30,000 Yes. रुपए अब और पे कर दूंगा, अगर पे कर दिए होंगे तो। अगर नहीं पे किए होंगे तो उतना ही, मतलब पहले जितना पे कर चुके हो उसको डिडक्ट करते जाओ। ठीक है सर। उसके बाद में फिर अगली डेट आती है मेरे पास में अप टू 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। मुझे क्या करना है सर? 100% पे कर देना है, अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब 100% कितना हो जाता है सर? वो हो जाता है 1 लाख रुपए। देखो इसे भी भूख लग गई। यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स बनता था, 1 लाख में से मैं पहले ही पे कर चुका हूं 75,000। तो अब की बार कितना पे कर दूंगा सर? 25,000 और पे करूंगा। इस तरीके से होता है। एक सेकेंड, इसकी बैटरी लगा दूं जरा। अच्छा जी, अब आगे एक नोट लिखना।
ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? यस यस सर। सर। एक प्रेजेंटिव इनकम पढ़ा था हमने पीजीबीपी के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर कोई पर्सन प्रेजेंटिव इनकम प्रिज्यूम करने वाला सेक्शन कौन सा था? 44 एडी और 44 एडीए। अगर वो ऑप्ट करता है तो उसको वन शॉट पेमेंट करनी पड़ेगी, वन शॉट पेमेंट करनी पड़ेगी। उसकी एक ही ड्यू डेट होगी 15 मार्च। ठीक है जी, लमसम अमाउंट पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहां पे एक नोट लिख देते हैं सर, इफ एन एसएससी मतलब a person who is liable to dealing with income tax department, whether for payment of tax or whether for recovery or any other case। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या लिख रहे थे? if an SSC for section 44 AD या फिर 44 ADA, ये किसका है? प्रेजेंटिव इनकम का है। ठीक है जी, ऑप्ट नहीं, ऑप्ट नहीं, वो तो लिख ही दिया। इफ एन एसएससी फॉर सेक्शन 44 एडी ओब्लिक 44 एडीए। ठीक है जी, ऑप्ट फॉर। ठीक है, देन ड्यू डेट of advance tax is 15th March। ठीक है जी, ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि वो वाला ईयर जिसमें कि हम इनकम अर्न करते हैं। ओके, यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब सुनो, एक और पॉइंट है इसके अंदर, एक और पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए थे ये? 1 2, तीसरा पॉइंट था ये ड्यू डेट्स का। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये क्या कहता है? कहता है सर, अगर मान लो एक पर्सन है जिसने कि अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया या एडवांस टैक्स पे किया गलत किया, तो असेसिंग ऑफिसर उसके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर निकाल सकता है ना? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकता यस है, सर। बिल्कुल निकाल सकता है। तो उस ऑर्डर के बारे में ही है ये। तो यहाँ पे क्या है? ये है हमारा सेक्शन 210। और सेक्शन 210 क्या कहता है? पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स in pursuance of order of AO, यानी कि असेसिंग ऑफिसर। यानी कि असेसिंग ऑफिसर ने इसको बोला, ऑर्डर दिया, उसके बाद में ये पेमेंट कर रहा है एडवांस टैक्स। तो आप लोग लिखिएगा, मैं इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता, आप लोग लिखिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इफ एसएससी हैज नॉट पेड, पहली बात क्या? नॉट पेड। और दूसरी बात क्या? शॉर्ट पेड, मतलब दिया ही नहीं, या फिर दिया तो कम दिया। ठीक है, तो इफ एसएससी हैज नॉट पेड और शॉर्ट पेड द एडवांस टैक्स, then assessing officer may make order under section 210
and ask assessee to pay advance tax in installments और इंस्टॉलमेंट, मतलब हो सकता है ना कि वो वन शॉट पे करवाए या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे करवाए, इन इंस्टॉलमेंट और लमसम बोलो, ड्यू आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि इसके कहने के बाद ये ड्यू हुई है, ठीक है जी। तो उसके लिए वो कह सकता है इंस्टॉलमेंट में भी या वन शॉट भी। आगे लिखना, असेसिंग ऑफिसर कैन पास ऑर्डर, असेसिंग ऑफिसर कैन पास ऑर्डर अप टू द लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी, इस चीज को लिखता हूं मैं भी, ऑर्डर टिल लास्ट ऑफ फेब्रुअरी, यानी कि इतने टाइम तक दे सकता है। द असेसिंग ऑफिसर shall compute the advance tax by taking, यानी कि वो कंप्यूटेशन कैसे करेगा, कंप्यूटेशन बाय टेकिंग, किस आधार पे करेगा वो करेगा सर द टोटल असेस्ड इनकम ऑफ लेटेस्ट ईयर, टोटल assessed income of latest year, ठीक है जी, या फिर द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स, द टोटल इनकम declared in returns of the income of subsequent previous years, यानी कि करंट ईयर से लास्ट ईयर, टोटल इनकम, टोटल असेस्ड इनकम नहीं, ये असेस्ड थोड़ी हो सकती है, ये तो है हम बोलते हैं इनकम as per previous returns by person, यानी कि उसने पहले भी तो टैक्स पे किया होगा ना, तो या तो इस साल का इनकम या फिर प्रीवियस रिटर्न्स का जो उसका इनकम का ब्यौरा था, उन दोनों में से जो भी हायर होगा ना उसको बेस लेकर के वो उसकी इनकम कंप्यूट कर सकता है। एक बार फिर से सुन लो पूरा का पूरा सेक्शन। सेक्शन 210 क्या कहता है, सेक्शन 210 कहता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर बाय एओ असेसिंग ऑफिसर, यानी कि ये बंदा खुद अच्छा नहीं था, खुद पेमेंट नहीं कर रहा था, तो किसी पर्सन ने अगर कोई टैक्स पे ना किया हो या फिर जो पे किया हो वो शॉर्ट पे किया हो, तो असेसिंग ऑफिसर लास्ट डेट ऑफ फेब्रुअरी तक ऑर्डर पास कर सकता है उससे टैक्स पे करवाने के, और इस काम के लिए वो किस चीज को बेस लेगा, उसकी लेटेस्ट टोटल इनकम को या फिर प्रीवियस ईयर्स की इनकम्स को, ठीक है जी, जो उसने अपनी रिटर्न्स के अंदर शो की थी, इन दोनों में से जो भी हायर होगा ना उसको बेस मान के ये भाई साहब क्या कर देंगे, ये भाई साहब हमारी टैक्स के लिए हमें लायबल ठहरा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी सर, एडवांस टैक्स के बाद में अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर रिटर्न्स ऑफ इनकम। रिटर्न्स ऑफ इनकम के अंदर ये असेसमेंट प्रोसीजर भी है, इसको बोलते हैं रिटर्न्स ऑफ इनकम भी बोलते हैं,
रिटर्न्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिटर्न्स ऑफ इनकम का मतलब होता है हमने अपनी इनकम को कंप्यूट किया, जो हमने कमाई थी उसके ऊपर टैक्स पे किया, टैक्स हमने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट किया और जाकर के टैक्स सबमिट करा के आए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन पे कर दिया। और अब इस चीज के लिए जो हमारे पास में चालान नंबर है उसको अपनी एक फॉर्म के अंदर, जिसको कि हम रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है ये हमारी सर इनकम है जिसके के ऊपर हमने जो टैक्स है वो पे कर दिया है, 5 हेड्स की हमारी इनकम है, इतनी डिडक्शन बनती है, ये नेट अमाउंट है, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी है, इसको हम पे कराए हैं और पे कर दिया है हमने, जिसका कि चालान नंबर जो है वो ये है, ठीक है। और अब हम इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन देना। अब ये इंफॉर्मेशन देने की कुछ ड्यू डेट्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, भूल जाएं तो दोबारा से कैसे हम उसका सुधार कर सकते हैं, ये सभी कुछ इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो सर सबसे पहले है हमारे पास में मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। बोलता है रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है जिसके अंदर की असस्सी अपनी, असस्सी मतलब ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, हम पॉजिटिव इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक असस्सी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, यानी कि इतना मेरी टोटल इनकम थी, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। और रिटर्न ऑफ इनकम एक तरीके की डिक्लेरेशन है हमारी इनकम की इन ए प्रिस्क्राइब मैनर या फिर प्रोस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई देना चाहिए? इसके अंदर हमारे को 5 हेड्स दिखाई देनी चाहिए, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जिसे कहते हैं, हमारी डिडक्शंस दिखाई देनी चाहिए, ठीक है जी, और हमारी टोटल इनकम इसके बाद में आ जाती है जिसके के ऊपर हम टैक्स पे करके हमारा टैक्स पेबल इतना है, ठीक है जी, और वो हम इसको शो करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि हमने अपनी इनकम जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम बोलते हैं इसको, कि हमने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी। द फॉर्मेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज डिफरेंट by different SSC is notified by CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिटर्न्स के फॉर्मेट बना रखे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में है मीनिंग, ये क्या था? हमारा मीनिंग था किसका? रिटर्न ऑफ इनकम का, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर, हमारा सेक्शन 139(1) क्या बोलता है? सेक्शन 139 हमारे को बताता है कि कौन लोग हैं जिन लोगों को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, और उसकी ड्यू डेट्स के बारे में बताता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि इसके अंदर सेक्शन 139(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है। इतनी सी बात लिखी हुई है कि सर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए और उनके हिसाब से कब कब वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए वो लिखा हुआ है, ठीक है जी। और ये बताया गया कि किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, किस डेट पे वो टैक्स पे, किस डेट पे वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात हम करते हैं सर कंपनी एसएससीज की और पार्टनरशिप फॉर्म्स की। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म। तो कंपनी, अगर पर्सन जो है वो कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम के ऊपर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी, और ये कंपलसरी है, ठीक है। और इसको फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट और प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर। अब ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इसकी ड्यू डेट क्या होती है ये हमें पढ़ना है, और साथ में इसका प्रिस्क्राइब मैनर क्या होता है ये देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि कंपनी या फर्म जो है ना, उनको अपनी लॉस रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि लॉसेस जिसे भी हुए हैं, लॉसेस जिसे भी हुए हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जिसे भी लॉसेस हुए हैं उस पर्सन को अपनी लॉस रिटर्न फाइल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है जी, उसको अपनी लॉस रिटर्न फाइल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 80 क्या कहता है, अगर कोई पर्सन अपनी लॉस रिटर्न फाइल ना करे तो वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सेट ऑफ तो कर सकता है करंट ईयर में, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा सेक्शन 80 बोलता है। तो यहाँ पे अभी खैर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे, अभी हमने किसकी बात की, सिर्फ कंपनीज और फॉर्म की। कंपनी और फॉर्म के लिए क्या बोला गया है, कंपनी और फॉर्म के लिए सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि सर इनको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है और इनको अपनी लॉस रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी कंपलसरली। ठीक है जी, किस तरीके से, जो इनको ड्यू डेट बताई जाएगी उसके हिसाब से, और प्रिस्क्राइब फॉर्म जो इनका होगा, अलग अलग फॉर्म होते हैं अलग अलग एसएससीज के लिए, उस फॉर्म में इनको अपना फिल करना पड़ेगा डाटा। ठीक है सर, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं। यस सर, क्लियर है। इन दोनों के अलावा अदर लोगों के लिए क्या रीजन है, अदर लोगों के लिए क्या सीन है, अदर के लिए ये सीन है, जैसे कि मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, आप इंडिविजुअल है, हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और या फिर हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। ठीक है जी, तो फॉर्म यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी के अलावा क्या बोला गया कि सर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, क्या 5 हेड्स की इनकम, 5 हेड्स की इनकम, 5 हेड्स की इनकम अगर ये ज्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, 5 हेड्स की ग्रॉस टोटल इनकम, और याद रखना मैंने जब बोला ना 5 हेड की ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 5 हेड्स की ही बात कर रहा हूं। तो ना आप इसमें एडजस्ट करेंगे, ना आप इसके अंदर एडजस्ट करेंगे डिडक्शंस, और ना ही आप इसके अंदर एडजस्ट करेंगे एग्जम्पशन। आपको 5 हेड्स की इनकम देखनी है, और अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से है, then you are under an obligation to file your return in prescribed manner। ठीक है जी, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, person other than company and firm are required to file return of income only if his total income or total income of any person in respect of which he is assessable, यानी कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरी, हमने क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ा था ना, मान लो मेरी टोटल इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं जा रही थी, लेकिन किसी और की इनकम जो कि मुझ में क्लब्ड हुई है, जैसे कि माइनर की इनकम हो गई, मेरी इनकम कुछ नहीं थी सर, मेरी इनकम 10 रुपया थी, लेकिन मेरे बेटे की इनकम, मेरे माइनर बेटे की, मेरी माइनर बेटी की इनकम जो थी वो 500 करोड़ थी, तो उसके बिहाफ पे मुझे लायबल हो जाएगा ना टैक्स पे करना। तो बोला गया है, ऐसा इसलिए बोला गया है, अगर टोटल इनकम ऑफ माई टोटल इनकम, और या फिर एक ऐसे पर्सन की टोटल इनकम जिसका की रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है, बिफोर क्लेमिंग, अब इसको देख लेना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, बिफोर क्लेमिंग चैप्टर 6 डिडक्शन का जो है, अगर इससे ऊपर जा रही है तो सर इसको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब एक बारी क्या करो, इस चीज को जो है हम लोग यहाँ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ठीक है बेटा, फिर इस क्लास को ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, बाय। ओके सर, थैंक यू सर।